हेलो बच्चों, आज 12th क्लास के हम लोग ओम्स लॉ शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, ये सब बता चुके हैं। अब आपको इसके बाद ओम्स लॉ है, ठीक है। ओम्स लॉ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। एक्चुअल में 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, यह कोई आपका वायर है, कंडक्टर है। इस वायर में जब तक हम कोई सोर्स अप्लाई नहीं करेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग कोई सोर्स अप्लाई कर दिए, यानी सेल या बैटरी, ठीक, तो यह आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है जी। पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स भी, यह पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर में पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा, जिसके कारण यह आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। तो देख लो, जॉर्ज साइमन ओम्स यह स्टेटमेंट अपना दिए थे कि किसी वायर का नेचर यानी प्रकृति नहीं बदलते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। जैसे वायर कॉपर का लिए तो कॉपर ही होना चाहिए, ठीक ना। और इसका टेम्परेचर वो भी नहीं बदले, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। तब कहता है कि जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं दोनों वायर के एंड के बीच में, तो यह पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यह दोनों के बीच पीडी अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक करंट आई प्रोड्यूस्ड होगा। यही ओम्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। अब इसी को आगे आप देंगे तो V इक्वल टू ए कांस्टेंट देंगे R, वेयर R इज ए कांस्टेंट, ठीक है ना। और R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो वायर है उसका रेजिस्टेंस। ये आपका ओम्स लॉ मैथमेटिकली हो गया। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट at constant temperature and nature, वायर का नेचर भी सेम होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across 2 ends of conductor, 2 ends of conductor, then electric current is produced. Electric current is produced. This current या this is directly proportional to potential difference applied across 2 ends of conductor, 2 ends of conductor। चलो देखो, यह इलेक्ट्रिक करंट आई, यहाँ आई आया, यह आई आपको निकल गया।
ठीक है ना। अब मान लो लेट V बी द PD अप्लाइड across 2 ends of conductor, then electric current I is produced then from the figure। इसके बाद यहाँ से इसको नोट कर लो, ठीक है ना। तो चलो इसको नोट कर लो। चलो देखो बाबू, हम लोग ओम्स लॉ का इक्वेशन निकाले V इक्वल टू R इंटू आई, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ देख लो, आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअल में हम लोग ग्राफ जब भी बनाएंगे तो x और y के बीच r क्या है, कांस्टेंट है, यानी यदि r से यहाँ देखेंगे तो v बाई क्या होगा, i, ठीक है ना। तो देख लो, v को हम लोग y एक्सिस पर रख रहे हैं और x को i एक्सिस पर, दोनों हो सकता है। तो यदि आप देखेंगे कि आपका v 0 है तो करंट भी 0, भी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, भी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, यानी इसका ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन। यानी यह ग्राफ आपको ये बता रहा है कि V और I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर है। यहाँ पर एंगल देखेंगे तो हर जगह एंगल बराबर होगा, यानी OAB एक ट्रायंगल बन गया जी, देख लो। तो यदि आप देखें इन ट्रायंगल OAB, यदि आप tan थीटा निकालें तो परपेंडिकुलर AB बाई क्या होगा, OA, यानी tan थीटा इज इक्वल टू AB के जगह V हो जाएगा और ये आपका I, यहाँ से यहाँ। तो यह जब I हो गया, इसका मतलब V बाई I बराबर R होगा जी। तो आप कह सकते हैं कि जो tan थीटा होगा वो एक्चुअल में कांस्टेंट होगा किसके बराबर, रेजिस्टेंस के बराबर। तो tan थीटा यानी स्लोप, tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप, और R रेजिस्टेंस, और यह क्या बता रहा है, कांस्टेंट बता रहा है जी, ये आपको चेंज नहीं हो रहा है। तो यह कब होगा, जब V को Y पर x, I को x पर रखेंगे तब। अब आप कहें कि नहीं सर, हम ऐसा करते हैं कि V को x पर रख देते हैं। चलो और मैं करके देख लो, V को x एक्सिस पर और I को y एक्सिस पर। तो आपका अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आर आई, यही हमेशा स्टेटमेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा, यानी R इज इक्वल टू V बाई आई। क्लियर है। तो देखो V0 I0, V1 बढ़ेगा, V2 बढ़ेगा, V3 बढ़ेगा, यानी इसका भी ग्राफ स्टेट, यहां भी थीटा होगा, OAB। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, एक्चुअल में यह जो स्लोप था, स्लोप tan थीटा को ही बोलते हैं। यदि आप यहाँ देखते हैं इन ट्रायंगल OAB, तो tan थीटा यहाँ निकालेंगे तो ये क्या होगा बाबू, AB बाई OA, यानी ये आपका I बाई R हुआ जी, सॉरी I बाई V। तो I बाई V करेंगे तब तो पलट जाएगा, नहीं, इसका मतलब है कि यदि इसको आप प्लॉट देते हैं तो यह आपका 1 बाई tan थीटा हो गया।
और ये आपका v बाई आई हो गया, यानी ये आपका r अब हुआ। यानी यह स्लोप जो है अब कॉट थीटा के टर्म में देना शुरू करेगा। कॉट थीटा इक्वल टू r, यानी यह रेजिस्टेंस, यानी यह कांस्टेंट। तो यह आपको ध्यान देना है कि ग्राफ किसके किसके बीच है। ग्राफ v और i के बीच है, तो v यदि y एक्सिस पर है तो स्लोप आपका tan थीटा रेजिस्टेंस देगा। यदि ग्राफ आपका i y पर है और v x पर है तो cot थीटा सीधे निकाल देना, तो cot थीटा रेजिस्टेंस दे देगा। ठीक है ना। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंट, अब लिख देते हैं, दिस ग्राफ shows that PD increases, then current also increases, but its resistance remains constant। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो इसको नोट कर लो। चलो देखो बुआ, अब इस ग्राफ पर हम लोग दो प्रॉब्लम बताते हैं। प्रॉब्लम यही है, यह 2 वायर्स है, वायर ए और वायर बी। यह आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट वायर यानी फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड वायर यह है ए और बी। लेकिन अगर यहाँ एक्स एक्सिस पर आई है जी और वाई एक्सिस पर क्या है भी, ठीक है ना। दो कंडक्टर है, वायर है, या कंडक्टर लिखो, कंडक्टर ए और बी, दोनों आपको भी और आई का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है कि किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 कंडक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट द ग्राफ बिटवीन V and I are shown in figure, are shown in figure. Then find which conductor having greater resistance, क्लियर है। देखिए आपको बताए थे कि ध्यान देना है कि ग्राफ जो V और I के बीच है, तो एक्स एक्सिस पर कौन है, I है कि V है, इसको पहले ध्यान देना। ओम्स लॉ में कभी चेंजिंग नहीं होगा। ओम्स लॉ जो आप पढ़े वो V इक्वल टू क्या है, IR और R इक्वल टू V बाई आई, यानी V आपका परपेंडिकुलर I बेस। तो यह आपका इस ग्राफ में है जी। तो इस ग्राफ में यदि आप देखें R बराबर V बाई आई मिलेगा, यानी tan थीटा जो होगा वो क्या देगा, रेजिस्टेंस, ये नहीं देगा। तो जिसका एंगल बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा। तो इस ग्राफ में देखो यह एंगल और यह एंगल, यह आपका θ1, यह आपका θ2। तो आप कह सकते हैं कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1, यानी tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। देयरफॉर रजिस्टेंस θ2 किसका है, ए का ना जी। रजिस्टेंस ऑफ ए इज रजिस्टेंस ऑफ बी ग्रेटर हो गया। लेकिन अब इस ग्राफ में आ जाओ, यहाँ पर भी एंगल हम वही देखेंगे θ1 θ2, लेकिन इस ग्राफ में आपका tan थीटा जब निकालेंगे तो I बाई भी हो गया जी। देयरफॉर 1 बाई tan थीटा निकालेंगे तो V बाई आई, यानी आपका क्या मिलेगा, R। इसका मतलब है कि tan थीटा
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो गया ना जी। देख लो थीटा नीचे है, ये ऊपर है। अब यहाँ पर देख लो, यहीं से हर जगह यहाँ पर कह सकता है थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। क्लियर है? यदि आप tan थीटा 2 करते हो, यहीं पर कर दो ना, tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, इसका मतलब हो गया कि अब पलट जाएगा। तो रेजिस्टेंस देखो, जिसका एंगल बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस छोटा होगा। इसका मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ A इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ B। चूंकि tan थीटा 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब ग्राफ आपका Vx पर और I y। तो इस वायर में A का रेजिस्टेंस कम, B का रेजिस्टेंस ज़्यादा। इस वायर में A का रेजिस्टेंस ज़्यादा और B का रेजिस्टेंस कम। क्लियर हो गया? तो यह ग्राफ का हम लोग का यूटिलाइजेशन है, इसको नोट कर लो। चलो देखो बाबू, अब हम लोग बारी बारी से कुछ टर्म को डिफाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में हम लोग एक इक्वेशन पढ़े, V बराबर I इंटू आर। ठीक ना? R को हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, एक ही चीज़ है। देखिए ध्यान दीजिए, इसका रियल में नोटेशन जो होता है ना, इस तरह से R इक्वल टू V/I। यूनिट ऑफ R देखेगा, A हो गया वोल्ट और A हो गया एम्पियर, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओम। और इसका नोटेशन इस तरह से होता है ओम का। तो पहले तो हम लोग रजिस्टर को डिफाइन करो, या रेजिस्टेंस भी कह सकता है, रेजिस्टेंस वैल्यू है। ठीक ना? किसी रजिस्टर का वैल्यू है तो कोई वायर का वह गुण, वह एबिलिटी जिसके कारण करंट को फ्लो में रोकता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। बता रहे घर दामा द property of material which resist या obstacle, एक ही चीज़ है, resist the flow of current is called resistance। इट इज मेजर्ड, देखो V/I से डिनोट करते हैं, इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर। ठीक है ना? इट इज डिनोटेड बाई आर, डिनोटेड बाई। क्लियर है? अब देखो यहीं से आपको एक चीज पूछ देते हैं आप लोग से। यहाँ तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम लिख दिया, यह यूनिट हो गया जी। इसका डायमेंशन देख लो, थोड़ा सा पोटेंशियल का डायमेंशन यदि याद होगा तो आसान है। देखिए कुछ नहीं करना है, चूँकि R बराबर V/I, तो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। तो देखिए हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही आपको पोटेंशियल का डायमेंशन बोले थे याद करने के लिए, इसको हमेशा याद रखिएगा। V बराबर W/Q, वर्क पर चार्ज। यहीं से पोटेंशियल का डायमेंशन याद होगा जी। वर्क का डायमेंशन ml² T⁻⁻², चार्ज का AT, चाहे IT भी लिखते हैं। तो पोटेंशियल देखो यहीं से याद रखेगा तो सबका होगा।
तो v इज इक्वल टू ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 a के पावर माइनस 1। यह किसका डायमेंशन निकला? पोटेंशियल का। अब तो r का आसान हो गया, ये पोटेंशियल वाला लिख दो, ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 a के पावर माइनस 1। ये करंट है बाबू, तो a एम्पियर, तो r का डायमेंशन जो निकल गया ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 a के पावर माइनस 2। क्लियर है? जब तक आपको यह पोटेंशियल वाला नहीं याद रहेगा तो रेजिस्टेंस तो सिंपल है, v बराबर आई आर, आपसे बनेगा नहीं, ढूंढते रह जाइएगा। क्लियर है? तो ये आपका रजिस्टर था। अब इसका आगे और बता रहे हैं। चलो देखो जी, अब आपका एक होता है कैपिटल जी, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक ना। तो कैपिटल जी जो होता है आर का रेसिप्रोकल होता है, याद करना। इन रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना और कंडक्टेंस का काम है करंट को अलाउ करना। यानी यूनिट ऑफ जी करेगा तो 1/ओम ना, यानी इसको ओम इनवर्स बोलते हैं, या इसी को आप पढ़े होंगे उल्टा MHO महो, और नोटेशन भी आपका जस्ट उसका उल्टा, ठीक है ना। तो लिखेंगे द एबिलिटी ऑफ मटेरियल which allow the flow of electric current is called conductance. It is denoted by capital G. It is reciprocal of resistance. That is, इसको नोट करो। इसके बाद अभी आप ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पहले पढ़ा देंगे आपको। चलो देखो बाबू, अब आपका कैसे हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस को देखें। 10th में भी था पढ़ना, लेकिन वहाँ ध्यान से आप नहीं पढ़े होंगे। कैपेसिटर बता दिए, बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, दोनों में एक ही कंसेप्ट है, रिजल्ट अलग अलग है। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, देखिए फर्स्ट आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो बाबू, रजिस्टर का नोटेशन इस तरह से है, स्प्रिंग जैसा मत बनाना जी, ऐसा मत बनाना, यह इंडक्टर बन जाएगा। एक रजिस्टेंस R1, दूसरा रजिस्टेंस R2, तीसरा रजिस्टेंस R3। ये सब को एक सेल से या बैटरी से जोड़ दिए। यह स्विच का है। तो देखो, यह रजिस्टर, यह रजिस्टर और यह रजिस्टर, एक के इंड से दूसरे के इंड को, दूसरे के इंड से तीसरे के इंड को, तीसरे के इंड को चौथे के इंड से। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक कैपेसिटर में भी एक के अंत से दूसरे के अंत को, दूसरे के अंत से तीसरे के अंत को। तो इसमें यदि आपको करंट चलेगा आई, तो सब में सेम करंट जाएगा जी, सब में आपको क्या जाएगा? सेम करंट, ठीक है ना।
तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे, इन दिस कॉम्बिनेशन each register connected end to end in which same current but different PD एक्टिंग। जैसे आपका ये पीडी जो है, मान लिया कि V वोल्ट 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिए हैं, तो यह 12 वोल्ट से ही बटेगा। यानी इसमें सपोज करते हैं वोल्टेज V1 हो गया, इसमें वोल्टेज V2 हो गया, इसमें वोल्टेज V3 हो गया, जितना रहेगा उतना बांट देना। तो इसी से बटा है, यानी इसका V1 प्लस जितना रहेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है? अब मान के चलो, लेट 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 and R3 are connected in series with a source of PDV, then we have to determine its equivalent resistance। माने तीनों के बदले में एक रेजिस्टेंस कितना होगा, इसी को इक्विवेलेंट बोलते हैं, समतुल्य। अब देखो निकालना है हम लोग को, तो पहले जो आप फार्मूला पढ़े अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, चूंकि अभी आप ओम्स लॉ चलिए रहे हैं, उसी सब होगा V इक्वल टू आई आर, ठीक ना। आइए फर्स्ट रजिस्टर के पास आए, तो इसका PD V1, करंट I, रेजिस्टेंस R1। तो फॉर फर्स्ट रजिस्टर V1 बराबर I R1, फॉर सेकेंड रजिस्टर V2 इक्वल टू I R2, फॉर थर्ड रजिस्टर V3 इक्वल टू I R3। या तीनों को जोड़ दो जी, एडिंग 1 2 and 3, उसके बाद निकल जाएगा। पहले सोल्यूट करो। चलो देखो बाबू, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ो। एडिंग 1 2 and 3, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू I कॉमन हो जाएगा जी, R1 R2 R3। अब ये सब V1 V2 का सम कितना के बराबर, V के बराबर। ये V हो गया, I हो गया, R1 R2 R3। अब ये आपका V बाई I हो गया जी, ठीक है ना। ये हो गया V बाई I। इधर बच गया R1 R2 R3, और V बाई I जहाँ भी होगा वो R के बराबर होगा। तो ये आपका सीरीज में सीधा सभी रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे जी। अब इसी को आप RS भी लिख सकते हैं, क्योंकि एस का मतलब सीरीज, इसलिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट, पहले 3 कर दो। अब उसी तरह से N रेजिस्टेंस होगा, देखो, और N रेजिस्टेंस RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RL। यदि N आइडेंटिकल होगा तो और N आइडेंटिकल कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटर नहीं जी, रजिस्टर, RS बराबर R प्लस R प्लस R प्लस कहाँ तक, N तक। RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR, वेयर N जो है नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलो देखो बाबू, इसी तरह से सेकेंड आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले देख लो, R1 R2 R3। देखो जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रजिस्टर को साइड बाय साइड जोड़ा जाता है, यानी प्रत्येक का लेफ्ट साइड एक जगह, प्रत्येक का राइट साइड एक जगह। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी हुआ तो सबका पोटेंशियल सेम होगा, ये सब कंडीशन याद रखना है। पैरेलल में सबका PD सेम होता है, लेकिन यदि आप करंट यहाँ से फ्लो करवाते हैं तो देखो करंट के लिए 3 पाथ मिला, करंट बट गया, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, ये I1 I2 और I3, और तीनों मिलके सम, यानी यहाँ करंट बटा है, सीरीज में PD बटा था। यही आपको याद रखना है। क्लियर है? तो लिखेंगे इन दिस कॉम्बिनेशन ईच रजिस्टर कनेक्टेड side wise side in which same PD but different electric current passed through each register। अब लेट सपोज करो, लेट 3 रजिस्टर्स R1 R2 and R3 are connected in parallel with a source of PD V, then
we have to determine its equivalent resistance according to Ohm's law. V इक्वल टू आई आर। देखो जी, यदि 1/R करें तो I/V हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ करंट लेके चलो, सबसे आसान तरीका है, कहला उतना करना जाएगा। I इक्वल टू V/R। अब इसी तरह से फॉर फर्स्ट रजिस्टर I1 इक्वल टू V/R1, फॉर सेकेंड रजिस्टर I2 इक्वल टू V/R2, फॉर थर्ड रजिस्टर I3 इक्वल टू V/R3। एडिंग 1, 2 and 3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V कॉमन 1/R1, 1/R2, 1/R3। देखो जी, अब I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर? I के बराबर। ये हो गया I, V कॉमन ले लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी I/V 1/R1, 1/R2, 1/R3। I/V देखो 1/R के बराबर है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, इसलिए पैरेलल करेंगे तो 1/RP, P मतलब पैरेलल, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, तो इस तरह से पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे।